नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा और डिटेल में कुछ टॉपिकों को आज हम लोग करेंगे। आज कम टॉपिक हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको। आज री एग्ज़ाम भी है पटना में। जिन जिन लोगों का बापू सभागार में एग्ज़ाम था उन सभी का एग्ज़ाम कैंसिल होकर आज री एग्ज़ाम भी है। पटना के 22 सेंटरों पर है, शायद री एग्ज़ाम है, तो उसका भी पेपर डिस्कस करेंगे आज हम लोग। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आंदोलन को मैंने भी तन मन धन सभी तरहों से समर्थन दिया है, हर तरह से समर्थन दिया है। बच्चों की भलाई में ही तो मास्टरों की भलाई होती है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज 4 तारीख को कर रहा हूँ कि अब प्लीज़ आंदोलन को साइड में रखकर अब प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। सच बोलना चाहिए हमेशा स्टूडेंट्स के साथ में, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने फ़ायदों को लेकर मैं ये बोल दूं कि एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम कैंसिल होकर, ऐसा बिल्कुल भी संभावना नगण्य है, 0% के आसपास में है। हो जाए तो कोई चमत्कार ही होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक अब केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, वही सही रहेगा आपके लिए। एग्ज़ाम अब यही होगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 25-26 तक जनवरी तक और फिर मेंस का एग्ज़ामिनेशन होगा। अच्छा होगा कि आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, 70 बीपीएससी मेंस और 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाएं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। आपके मार्क्स 90 के ऑन पॉन बन रहे हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, किसी को भी कट ऑफ नहीं पता है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए अच्छे से। कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है इस बार और पेपर उतना आसान भी नहीं था। पटना साहिब वाला एक क्वेश्चन देखकर आपको लगता है पेपर बहुत आसान था, जेन्युइन बीपीएससी के बच्चों के लिए पेपर आसान नहीं था। जो केवल बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते उनके लिए पेपर आसान नहीं था। ये पेपर का लेवल अलग था, अलग स्तर का था। आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। क्या क्या टॉपिक है आज? दिल्ली में चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, दिल्ली में चुनाव है अगले साल, तो उससे जुड़े हुए पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करके चलेंगे। कौन कौन से न्यूज़ को आज हम लोग कवर करेंगे? तो एक जीआरएपी 3 को लागू किया गया है दिल्ली में। ये क्या है? तो ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान है, इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं न्यूज़ में तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जीआरएपी कहा जाता है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है ये जीआरएपी 3-4 क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ये आपसे पीटी एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन दोनों जगहों पर पूछा जा सकता है और वहाँ पर आपको इसको विस्तार से लिखना पड़ेगा और पीटी में आपसे छोटे बहुत फैक्ट जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एचएमपीवी ये क्या है? तो ये वायरस है जिसका आउटब्रेक हुआ है। आउटब्रेक का मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये, और चीन में फैल रहा है। कई सारे जगहों पर सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना का जैसा तबाही मचा सकता है पूरे दुनिया में। कोरोना ने जिस प्रकार से तबाही मचाया था, चीन में इसका आउटब्रेक हुआ है, चाइना में हुआ है, तो इसलिए वहाँ से न्यूज़ निकल कर भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोकतांत्रिक देश नहीं है, हर चीज़ पर इतना ज़्यादा सर्विलांस है वहाँ पर कि वहाँ से सही जानकारी तक नहीं निकल के आ रही है। भारत सरकार ने बोला है कि एचएमपीवी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हालांकि जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और न्यूज़ चल रहे उसमें चाइना के जो कब्रिस्तान वगैरह हैं, जो शमशान घाट वगैरह हैं, वो पूरे भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल पूरा ओवरफ्लो हो गया है, इतने सारे मरीज आ रहे हैं वहाँ पर। कौन प्रभावित हो रहे हैं? तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग यानी कि 60+ और जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। एक कोरोना के जैसे ही सिम्टम वाला और उसी प्रकार से मानव को प्रभावित करने वाला ये वायरस है जिसका आउटब्रेक हुआ है चीन में। ये बताया जा रहा है कि चीन में, कि वहाँ के सरकार ने बताया है कि ये नॉर्मल है, हर साल चीन में ठंड में इस तरह के वायरस आते हैं। लेकिन इसी प्रकार से कोरोना को भी शुरुआत में नॉर्मल बोला गया था, बाद में पता ही है आपको कि क्या हुआ है आगे। तो इसको भी ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। साथ में खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया 2024 ईस्वी के लिए, 2024 के लिए खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं, पढ़ते चलते हैं। और अगर आप रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा इधर आ जाएगा। मुझे पता है आप बोल रहे हैं एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, अच्छा गया है, किसी को भी नहीं पता है।
रिजल्ट को लेकर इतना परेशान मत होइए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लीजिएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। पहले से ही सोचकर परेशान होना सही नहीं होता है। ये तैयारी लॉन्ग टर्म का रेस होता है। अगर आप चाहेंगे कि 2 महीना पढ़ के बिल्कुल अच्छा हो जाए, साल भर पढ़ के बिल्कुल अच्छा हो जाए, ऐसा बहुत कम चांस होता है। लॉन्ग टर्म में आपको पढ़ाई करना होता है, रेगुलर रहना पड़ता है और आपको मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कोई रिजल्ट आपके हाथ में लगता है। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को समझेंगे, जरा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और मेंस में अगर पूछा जाता है तो वहाँ के लिए भी समझेंगे। इसका GRAP 4 लागू किया गया था नवंबर में लागू किया गया था दिल्ली और NCR के एरिया में। इसलिए लागू किया गया था, इसमें स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन के वर्क जो होते हैं ये सारे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे हवा में सुधार हो। कंस्ट्रक्शन का काम सबसे पहले बंद किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में गरीब लोग काम करते हैं, ध्यान में रखिएगा, उनका रोजगार डायरेक्ट छीन जाता है। क्या सुना आपने? उनका रोजगार चला जाता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उससे गरीब लोग और ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्रदूषण से किसको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो गरीब लोगों को ही प्रभाव पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो तो क्या करेंगे, घर बंद करके उसमें एयर फिल्टर लगा लेंगे। और फैलाते कौन है प्रदूषण? गरीब लोगों के पास तो अपना गाड़ी भी नहीं होता है, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं। फैलाते कौन है? तो उच्च वर्ग फैलाता है। समझिएगा, मैं इसमें किसी को भी आरोपित नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि डिस्पैरिटी कहाँ तक होती है, असमानता कहाँ तक प्रभावित करती है समाज को, सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को। प्रदूषण किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो पटाखे फोड़ने वालों के पास द्वारा फैलाया जाता है, गाड़ी चलाने वालों के द्वारा फैलाया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है। उसका इम्पैक्ट किस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो जो सबसे गरीब वर्ग होते हैं उन्हीं के ऊपर पड़ता है। और GRAP जैसे जो प्लान लागू किया जाता है, अगर इसका डिमेरिट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन में के काम करते हैं, उनका रोजगार डायरेक्ट छीन जाता है। वो तो डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं, उनको घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार गाड़ियां बंद नहीं करती। कभी आपने सुना है कि GRAP के तहत सरकार ने बोला है कि आज से प्राइवेट व्हीकल रोड पर नहीं दिखना चाहिए, केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चलेंगे? तो फिर ये किसके लिए होगा? तो फिर होगा कि आपने उन वर्ग को रोकने की कोशिश की है जिनके पास पैसा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तात्पर्य हुआ कि जो रिक्शे, ऑटो, बस, मेट्रो है, इन्हीं का आप केवल उपयोग कर पाएंगे। आपने इस तरह का प्लान इसमें नहीं देखा होगा, तो ये इसका डिमेरिट आप लिख सकते हैं अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो, क्योंकि रोजगार डायरेक्ट छीन जाता है। आप रिपोर्ट देख सकते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह पर। GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। और GRAP 4 जो है ये इतना उच्च स्तर का प्रतिबंध लगाता है कि अचानक से वायु का जो प्रदूषण है वो रुकने लग जाता है। बाहर से गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी जाती है, डीजल गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी जाती है शहर में। कंस्ट्रक्शन का काम 100% बंद कर दिया जाता है। फैक्ट्रियाँ जो प्रदूषण फैलाती हैं उन सभी को 100% बंद कर दिया जाता है। MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश के बाद 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2017 में इसको अधिसूचित किया गया है और उसके बाद से ही GRAP को लगाने के प्रयास किए जाते हैं जब भी वायु प्रदूषण अतिशय हो जाता है। तो वर्ष 2021 से GRAP को CAQM द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 2020 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था। EPCA को भंग कर वर्ष 2020 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया और वर्तमान में CAQM जो है वो GRAP को लागू करता है, क्रियान्वित करता है, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। CAQM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में है, ये भारत सरकार का संस्थान है। और भारत मौसम विभाग जो है IMD दिल्ली में है, के द्वारा वायु गुणवत्ता तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है और इसके अनुसार CAQM क्या करता है? तो GRAP को इम्प्लीमेंट करता है। अब GRAP के 4 अलग अलग चरण क्यों हैं? GRAP 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है? तो 1 में सबसे कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। AQI 201 से 300 रहते हैं। तो अधिक पुराने डीजल पेट्रोल वाहन NGT माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को लागू करता है। चरण 2 GRAP चरण 2 वेरी पुअर, जब 300 से 400 हो जाता है AQI तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हॉट स्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लक्षित कार्रवाई। NCR दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल रीजन है, सभी क्षेत्रों में डीजल जनरेटर का विनियमित संचालन निर्धारित किया गया है। चरण 3 क्या है? इसको सीवर कंडीशन बोलते हैं। 401 से 450 जब हो जाता है मतलब अतिशय हो जाता है
तब इसको लगाया जाता है। BS3 पेट्रोल, BS3 भारत स्टेज 3 का क्या है, तो पेट्रोल, और BS4 डीजल वाहन जो होते हैं इंजन का ही लेवल होता है। आपने सुना होगा ना, BS6 अभी भारत में लागू है। भारत स्टेज 6 वाला इंजन जो होता है वो अब नई गाड़ियों में आपको दिखेगा। तो जो पुराने इंजन की गाड़ियां हैं जो प्रदूषण ज़्यादा फैलाती हैं, BS में जब अपग्रेडेशन होता है, भारत स्टेज इसको कहा जाता है 1, 2, 3। अभी भारत में क्या लागू है, तो यूरोप के जैसे ही भारत स्टेज 6 लागू है। यूरोप के मानदंड का इंजन चलता है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और जो प्रदूषित हवाएं निकलती हैं गाड़ियों को चलने से, उनका कम हो जाता है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ईंधन का अच्छे से दहन होता है। तो जब ईंधन का दहन अच्छे तरीके से होगा तो प्रदूषण कम हो जाता है। ये पूछा गया है BPSC PT में। BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षा बच्चों के लिए स्कूलों में शारीरिक रूप से उपस्थिति वाली कक्षाएं निलंबित हो जाती है और इसी को लागू किया जा रहा है अभी दिल्ली में। BS4 लागू था, इससे पहले चरण 4 लागू था। GRAP 4 लागू था दिल्ली में पिछले महीनों में। क्यों लागू था, क्योंकि AQI 450 से भी अधिक चला गया था। जब AQI 450 अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन और BS6 के जो वाहन होते हैं इनको छोड़कर बाकी सभी वाहनों पर प्रतिबंध लग जाता है। डीजल वाहन, आवश्यकता वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत 4 पहिया वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है और अलग अलग स्तरों पर क्या होता है, तो जो फैक्ट्रियां प्रदूषण ज़्यादा फैलाती हैं सभी जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। खुले में कचरा जलाना, इन सब चीज़ों पर भी प्रतिबंध 100% लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण की जो दर है वो कम हो जाती है, AQI में सुधार होने लग जाता है। लेकिन इससे रोज़गार पर, दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोग जो होते हैं उनके रोज़गार पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। वो कमा के रोज़ खाते हैं, उनका रोज़गार छीन जाता है भारत सरकार के इस प्रयासों के कारण से। AQI क्या होता है? AQI एक संख्या जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियां वायु प्रदूषण का स्तर को मापने हेतु करती हैं। इससे संबंधित सूचनाओं को जन जन तक संचारित करती हैं। AQI आपने सुना ही होगा कि AQI सही है या खराब हो गया है। लंदन का AQI 40 रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से AQI 50 से कम रहना चाहिए। अपने दिल्ली में जब सबसे साफ हवा होती है तो भी 200 रहती है। पटना में भी कदाचित यही हाल है। अगर आप पटना में, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्रदूषण थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। उत्तर भारत सभी के शहरों का ऐसा ही हाल है। भारत के शहर जो हैं बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें प्रदूषण एक है। एक साल में भारत में करीब 25 से 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है वायु प्रदूषण और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। कोरोना भी इतना ज़्यादा डेथ नहीं करती जितना ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये आखिर आपको पता होना चाहिए, गंभीरता आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है वही HMPV वायरस। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि सिचुएशन नॉट अलार्मिंग येट, अभी तक सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग नहीं हुआ है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। हालांकि चाइना के जो वीडियो और न्यूज़ सामने आ रहे हैं, तो बहुत कम चीज़ें वहाँ से बाहर निकलती हैं। सर्विलांस स्टेट है, आपको पता ही होगा, हद से ज़्यादा सर्विलांस है। वहाँ पर लोगों को VPN यूज करना पड़ता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करना पड़ता है, तब जाके बाहर के देशों से आप बिना सरकार को बताए हुए कम्युनिकेट कर पाते हैं, चीज़ों को भेज पाते हैं। तो जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी बहुत कम है वहाँ पर। तो VPN के माध्यम से जो भी सूचनाएं निकल कर आ रही है उसमें तो हॉस्पिटल और शमशान वगैरह सब भरे पड़े दिख रहे हैं, वहाँ पर जगह नहीं दिख रही है। लेकिन कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तो छोटे बच्चे और उम्र दराज लोग जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ज़रा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये एक आम श्वसन वायरस है जो सभी उम्र के लोगों में ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सभी उम्र के लोग, खास तौर से बूढ़े और बच्चे। हल्के मामले अक्सर सामान्य सर्दी जैसे होते हैं, खांसी, बहती नाक, गले में खराश, बुखार जैसे लक्षण होते हैं। गंभीर मामले में क्या होता है? ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा या COPD के बिगड़ने कारण बन सकते हैं। छोटे बच्चे, वृद्ध वयस्कों, कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले जो बच्चे होते हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हवा पूरब से पश्चिम हुई तो बेचारे बीमार। तो उस तरह के जो इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं उनको सबसे पहले ये अटैक करता है। संचरण, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता छींकता है तो श्वसन के बूंदों के माध्यम से फैलता है। जिस प्रकार से कोरोना फैलता था ना, कि खांसने, छींकने और सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से संचारित होता है, उसी प्रकार से ये भी संचारित होता है। दूषित सतहों को छूने, फिर अपने चेहरे को छूने से वही चीज़ है कि आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा जगहों को।
जोखिम समूह छोटे बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध वयस्क जो होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग जिनको पहले से ही फेफड़े हृदय संबंधी बीमारी है वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। निदान क्या है? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता HMPV का निदान करने के नाक के स्राव पर परीक्षण कर सकते हैं। निदान इसका भी कोई है नहीं, कोई इसका एंटीडोज अभी भी उपलब्ध नहीं है। उपचार, कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार तो है नहीं, तो वही जो सर्दी खांसी का उपचार होता है जो कोरोना में किया जा रहा था वही सेम उपचार इसका भी है। निवारण क्या है? वही चीज़ें कोरोना में था, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, दूरी बना कर रखना, और जो बीमार हो गए हैं उनको आइसोलेट कर देना। सेम टू सेम कोरोना का ही अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है मुझे ये, उसी प्रकार का है। जिस प्रकार से चाइना में हर साल नए नए फ़ोन लॉन्च होते हैं ना, नए नए चीज़ें लॉन्च होती, उसी प्रकार से नए नए वायरस भी वो लोग लॉन्च करते हैं हर साल। तो वही इस बार के जनवरी में यही वायरस लॉन्च किया गया है। जल्द ही आपके नज़दीक के दुकानों पर उपलब्ध होगा ये वायरस, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए आगे क्या होता है, टेंशन में डाल देते हैं ये सब चीज़ें ना। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। BPSC PT को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हुआ, इसको अलग से ध्यान में रखिएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के लिए पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, लेकिन अब नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। गुकेश डी जिन्होंने चैंपियनशिप जीता है शतरंज का, उनको मिला है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर निशानेबाज हैं, आपको पता ही होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के अर्जुन पुरस्कार सुश्री ज्योति यार जी एथलेटिक्स हैं, अनु रानी एथलेटिक्स हैं, नीतू मुक्केबाजी में हैं, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, नवदीप पैरा एथलेटिक्स हैं। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए किनको दिया जा रहा है? तो सुच्चा सिंह एथलेटिक्स हैं, मुरलीकांत राजाराम पाटेकर ये पैरा तैराकी के हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग में, ये कौन होते हैं? तो ये आपके कोच होते हैं। S मुरलीधरन बैडमिंटन के हैं, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रोत्साहन फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता बना है इस बार का इसका। भारत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और क्या क्या उसमें मिलता है, अब जरा इसको देखते हैं। ये तो हो गया क्या PT फैक्ट, लेकिन यहीं पर थोड़ी ना मैं रुकूंगा, आपको स्टेटमेंट वाले सवाल भी हल करने आ सके, अगर पूछता है तो आप इसको भी हल कर सकें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र, नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार यह 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में तो जानते ही आप। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता तैयार करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह भारत के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह खेलों में आजीवन लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या किसी संस्था या विश्वविद्यालय को पिछले 1 वर्ष में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया मौलाना आज़ाद पुरस्कार? भूल गए होंगे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में खेल के प्रचार विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने संगठन या कॉर्पोरेट, निजी और सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। ये दिया गया। इस बार किसको दिया है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये ध्यान में रहेगा। PT भी ध्यान रहेगा, PT के फैक्ट्स भी, 1 लाइनर वाला भी ध्यान में रहेगा और आपका स्टेटमेंट वाला सवाल भी है। आज इतना ही मैंने टॉपिक लिया था। एक और टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने बड़े बांध के कारण से पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है,
उस घूर्णन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इतना बड़ा बांध है ये। भारत सरकार ने इसको लेकर कंसर्न जाहिर किए हैं। साथ में लद्दाख में भी चीन ने क्या किया, 2 जगहों पर पिलर बनाया है, जिसको लेकर ही भारत सरकार ने कंसर्न जाहिर किए हैं। तो भारत और चीन का रिलेशन 2025 की शुरुआत से ही आपको दिख ही रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। 2024 के अंत तक कुछ सुधार हुआ था, जहां पर सीमा पर दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे, तो वो सुधार माना गया। लेकिन 2025 की शुरुआत से ही आप देख सकते किस दिशा में जा रहा है। इसको हम, चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कल करेंगे हम लोग डिटेल में, परसों करेंगे, सोमवार को इसको पढ़ेंगे। और IR का लेक्चर भी जल्द 6 तारीख के बाद सारे लेक्चर आपको डिटेल में मिलने लग जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मैं आंदोलन विरोधी कभी नहीं रहा। जहाँ बच्चे खड़े हुए वहाँ पर मैं भी खड़ा हुआ, बिना कैमरा के, मुँह छुपा के, मुँह पर मास्क लगा के चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ भीड़ में। लेकिन अब आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज री एग्ज़ाम हो गया है बापू सभागार का, सही तरीके से हो जाएगा। अच्छा होगा कि आप पढ़ने पर ध्यान दें, सबसे बेस्ट यही होगा। आगे का सोचिए, पढ़िएगा। ठीक है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिएगा, आंदोलन कमज़ोर करे वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है वो। लेकिन हकीकत मैं आपको बताऊंगा ही। आप भले मुझे कुछ भी बोलें, मुंह पर सच बोलना चाहिए मुझे। जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय बोला कि चलो पटना चलते हैं, खूब आंदोलन किया हम लोगों ने, लेकिन नहीं मिला मनचाहा परिणाम। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, अब केवल पढ़ना है अब। ओके, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।